दोस्तों नमस्कार, सभी का वापस से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, होगा सोने पे सुहागा। सबसे बड़ी खबर, कर्मचारियों को सबसे बड़ी सौगात महंगा भत्ता भुगतान को लेकर भारत सरकार की तरफ से लगातार मीटिंग चली थी। सबसे बड़ी मीटिंग समाप्त। जी हाँ दोस्तों, महंगा भत्ता भुगतान के प्रस्ताव पर लगी है सबसे बड़ी मुहर। आज अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में भारत सरकार के सबसे दिग्गज नेता ने अपनी सबसे बड़ी मुहर लगाकर 1 करोड़ कर्मचारी पेंशन धारकों को सबसे बड़ी सौगात दे डाली है। फुल पेंशन के महंगा भत्ते को लेकर भारत सरकार की तरफ से फुल पेंशन मुआवजा 2 लाख से ज़्यादा का भारत सरकार की तरफ से फाइनल। 43% ये महंगा भत्ता ही भारत सरकार कर्मचारी के खाते में देगी। ये अभी भी सबसे बड़ी खबर। क्या करिए भारत सरकार, और इसमें अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में हमारे सबसे बड़े दिग्गज नेता ने क्या कहा, देखिए सबसे बड़ी मीटिंग में सबसे बड़ी खबर। Good evening, friends. As you know, the CCA and Cabinet met today evening and took some important decisions. To brief you more on the decision, we have with us Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizer, Dr. Mansukh Mandaviya ji, and Honorable Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji. My warm welcome to both the honorable ministers. After the briefing, we will take few questions. Over to HMIB, sir. धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए और कैबिनेट की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में हमारे 11 जवान, जो हमारे बहादुर जवानों की नक्सलवादी हमले में शहादत हुई है, उनके प्रति कैबिनेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार रहे मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक प्रस्ताव पारित किया और 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि दांतेवाड़ा में जो भारत के 11 जवान शहीद हुए हैं, उनको और श्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप भी अपने समय पर स्थान पर खड़े हों और 2 मिनट का मौन अर्पित करें। शांति शांति शांति। मित्रों, यही नहीं, हमारे साथ माननीय मनसुख मांडविया जी भी हैं, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और आज के जो 2 बड़े निर्णय हैं उनके ही दोनों विभाग से जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। आप जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा में लगे हैं, पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है। हमारे एम्स की संख्या अभूतपूर्व गति से बढ़कर उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो नए मेडिकल कॉलेजेस खोलकर देश में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए उसकी संख्या को बहुत वृद्धि की, तो वहीं पर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद दूसरे नए आयाम स्थापित किए हैं।
आज का एक निर्णय उस दिशा में भी है। और दूसरा, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्प लिया है, हर क्षेत्र में भारत आयात पर कम निर्भर हो और देश से आत्मनिर्भरता भी बढ़े और निर्यात भी बढ़े। बहुत सारे क्षेत्रों में आपने देखा ये बदलाव, जैसा आपके हाथ में मोबाइल्स हैं सबके और आप वीडियो बना रहे हैं, ये कभी विदेश से आते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो PLI स्कीम लेकर आए, दूसरा सबसे बड़ा आयातक होता था भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आज दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से कोविड के समय भारत ने PP किट्स हो, मास्क हो, फार्मास्यूटिकल तो हमने दुनिया को देने का काम किया और वैक्सीन यहीं पे बनाने का काम किया, आत्मनिर्भरता की और उस समय हमें बढ़े। तो जहां एक और फार्मा सेक्टर में वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वहीं पे मेडिकल डिवाइसेस की ओर एक देखा जाता है बहुत बड़ा आयात भारत करता है। अभी पिछले कुछ निर्णय अगर मैं कहूं तो पहले 3 बड़े ड्रग पार्क मनसुख भाई के ही मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के 3 स्थानों पर खोलने का निर्णय लिया। मेडिकल डिवाइसेस पार्क पहले खोलने का निर्णय लिया। आज जो 2 बड़े निर्णय हैं दोनों मंत्रालयों के, मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय मनसुख मांडविया जी से कि आप सबको उसके बारे में जानकारी दें। नमस्ते दोस्तों, आज CCEA में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। ये निर्णय है देश में 157 न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। एक नर्सिंग कॉलेज के लिए जहां मेडिकल कॉलेज है वहां ही 10 करोड़ रुपया के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाई जाएगी। दोस्तों, नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय इसलिए लिया गया है, देश में आज 5324 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन नर्स 3 टाइप की होती है। एक ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, सेकंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, थर्ड BSc नर्सिंग। जब जनरल नर्सिंग होती है और 12+3 इयर्स के लिए अभ्यास करती है, वो कोई भी स्ट्रीम में अभ्यास करेंगे चलेंगे वो जनरल नर्सिंग बनेंगी। लेकिन जब BSc नर्सिंग होना है तो उसको 12 साइंस +3 हाफ +6 मंथ इंटेंसिव करके 4 इयर्स करना पड़ता है। तो देश में आज 1,06,000 MBBS की सीट है, लेकिन देश में BSc नर्सिंग की सीट 1,18,000 है। वर्तमान समय में देश में BSc नर्सिंग की डिमांड इसलिए बढ़ी है, आज गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज ओपन हो रही है, नई नई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की ओपन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में कई हॉस्पिटल चेन आई है, जो हॉस्पिटल चेन में वैल्यू ट्रैवल्स के माध्यम से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। ये सब लोगों के यहाँ BSc नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड होती है। और दूसरा, दुनिया में भी BSc नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड है। मैं हर दिन एम्स में कई मेरे पास फाइल आती है कि एम्स के नर्स यहाँ अपने इस्तीफा दे के दुनिया में कोई न कोई कंट्री में ज्वाइनिंग कर रही है। तो देश और दुनिया में BSc नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हुई है। ऐसी स्थिति में देश में BSc नर्सिंग की नई कॉलेज खोल के हमारे देश की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और हम दुनिया को भी मदद कर सकते हैं। आज हम दुनिया में देखें तो UK में 26,000 इंडियन नर्सिस है, US में 16,000 इंडियन नर्सिस है, ऑस्ट्रेलिया में 12,000 इंडियन नर्सिस है, कनाडा में 5,000 इंडियन नर्सिस है, और दोस्तों गल्फ में आज 20,000 इंडियन नर्सिस है। और दुनिया
में इंडियन नर्स आए और अपनी सेवा दे, ऐसी दुनिया की डिमांड रहती है। ये सभी चीज़ों को पूरी करने के लिए देश में गवर्नमेंट ने 2014 के बाद 4 फेज में जो 157 मेडिकल कॉलेज खोली है, सभी जगह पे हम एक नर्सिंग कॉलेज चालू करना चाहते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा अनबैलेंस है, साउथ के आंध्र, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में देश की कुल नर्सिंग कॉलेज में से 40% नर्सिंग कॉलेज 4 स्टेट में है। 13 ऐसे स्टेट है वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं, वहाँ कोई नर्सिंग कॉलेज ही नहीं है। और इसलिए बिहार जैसे स्टेट केवल 2 नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट की है, 10 प्राइवेट है। तो वहाँ 8 मेडिकल कॉलेज बनी है, तो 8 मेडिकल कॉलेज में नई 8 नर्सिंग कॉलेज बिहार को मिलेगी। तो उसके पास थी कुल कितनी, 10 + 2 12 थी, 8 नहीं मिलेगी। आज तक 12 थी, 8 प्रधानमंत्री जी के एक निर्णय से खुलेगी। वैसे ही झारखंड में केवल 1 बीएससी नर्सिंग की कॉलेज थी और 20 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज थी। एक के सामने 5 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खुलेगी। वैसे सभी स्टेट में मैं आपको बताऊं, यूपी में गवर्नमेंट की नर्सिंग कॉलेज 10 ही थी, राजस्थान में 11, मध्य प्रदेश में 11, बिहार में 2, झारखंड में 1। इस सभी जगह पे जितनी मेडिकल कॉलेज बनी है इतनी नई नर्सिंग कॉलेज बनेगी, ताकि देश की नर्सिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो। देश के युवाओं को, युवा महिला और युवा भाइयों को भी बीएससी नर्सिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले और जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए 1570 करोड़ रुपया को आज CCEA ने मंजूरी दी है और अगले 24 महीने में ये नर्सिंग कॉलेज को पूरी करके राज्य को, राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी क्या है दोस्तों? मेडिकल सेक्टर ये देश के लिए राइजिंग सेक्टर है और आज देश में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन होने से, पोस्ट कोविड के बाद ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस होने से, देश में मिडिल क्लास बढ़ने से देश में मेडिकल डिवाइस की डिमांड भी बढ़ी है और इस इंडस्ट्रीज देश में और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को एनकेज करने के लिए सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क लास्ट ईयर में सैंक्शन किया। उसके अलावा ये सनराइज सेक्टर आज 90,000 करोड़ का उसका कद है। आने वाले दिनों में आज हम 75% मेडिकल डिवाइस हम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देश में ही हम मेडिकल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग करें, देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करें और दुनिया को हम हमारे मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्ट भी करें। उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट करना बहुत आवश्यक था। आज मेडिकल डिवाइस सेक्टर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री उसका रेगुलेशन कर रही है, फार्मा मिनिस्ट्री उसका डेवलपमेंट के लिए फार्मा पार्क के द्वारा, मेडिकल डिवाइस पार्क के द्वारा प्रयास कर रही है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मेडिकल डिवाइस के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट बनाने के लिए या तो उसके लिए जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो करती है। चारों मिनिस्ट्री के द्वारा मेडिकल डिवाइस के लिए काम हो रहा है। ये मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, ये चारों मिनिस्ट्री के द्वारा जो एफर्ट हो रहा है, ये एफर्ट को सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन उसका कॉम्प्रिहेंसिव कैसे हो, इस दृष्टि से ये पॉलिसी तैयार की गई है। ये पॉलिसी के तहत देश में सभी मेडिकल डिवाइस में रेगुलेटरी सिस्टम हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है, लेकिन उसको हॉलिस्टिक अप्रोच से करना है। तो कौन सा रेगुलेशन कैसे करना है, मेडिकल डिवाइस का स्टैंडर्ड तय करना है तो BIS भी उसमें अंदर आएगा। उसको कौन से कितने समय में कैसे करना है
उसके एक टाइमलाइन तय हो जाए, एक हॉलिस्टिकल अप्रोच के साथ हम मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ा सके, उसके लिए एफर्ट करने के लिए पॉलिसी जब तैयार की गई, उसमें इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें जब मेडिकल डिवाइस को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, तो उसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क बना। मेडिकल डिवाइस पार्क में टेस्टिंग फैसिलिटी कैसे बने, उसके लिए क्लस्टर अप्रोच से मेडिकल डिवाइस क्लस्टर का स्कैटर्ड छोटे इंडस्ट्रीज़ हो, तो ये सब इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो इस इंडस्ट्रीज़ में किस टाइप का मैन पावर चाहिए, ये मैन पावर तैयार करने के लिए सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। ये सिलेबस तैयार करने का काम हो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में बन जाएगा। उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो छोटे मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए छोटे कंपोनेंट का रिसर्च करना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके लिए डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए व्यवस्था क्रिएट करना, एक ब्रांड इंडिया के रूप में उसको प्रमोट करना, ऐसा करके एक हॉलिस्टिक अप्रोच से हम मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ा के हम अगले 10-15 साल में उसका कद 12% से आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरह से ये इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ रही है और हम उसको पॉलिसी के तहत उस सिस्टम में लाएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से हम उसमें काम करेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब 25 साल में हम देश को मेडिकल डिवाइस सेक्टर में एक प्रमुख रूप में दुनिया में स्थापित कर पाएंगे, हमारी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाएंगे, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित कर पाएंगे और हम दुनिया को भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, एफडीआई लेके इंडिया में आए, उसके लिए भी एक एटमॉस्फेयर, वातावरण तैयार करना बहुत आवश्यक होता है, वो भी उससे होगा। कुल मिला के मेडिकल डिवाइस पॉलिसी देश में मेडिकल डिवाइस सेक्टर को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करेगी और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सभी मिनिस्ट्री साथ में मिलके उसको तेज़ी से आगे बढ़ा सके, एक ही वे में, एक ही सिस्टम से, एक ही पाथ पे आगे बढ़ के उसको बूस्टअप करे, यही उसका उद्देश्य था। जी क्वेश्चंस भैया। नीरज। सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल मनसुख मंडाविया सर से है। आपने कहा कि 1,18,000 नर्सिंग की सीटें हैं अभी देश में और नए कॉलेजेस खोलने की भी घोषणा की है, नए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो मौजूदा में जो व्यवस्था है बीएससी नर्सिंग की 1,18,000 सीटों में से कितनी सीटें खाली रहती हैं, और ये जो 157 सभी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, ये सभी अटैच रहेंगे मेडिकल कॉलेज से? जी, उसमें बहुत क्लियर मेंशन है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज हमने खोली है वहाँ ही हमें नर्सिंग कॉलेज खोलनी है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज के लिए उसको हॉस्पिटल आवश्यक होती है और मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ जाने से, वैसे ही मेडिकल कॉलेज खुली है तो वहाँ नर्सिंग कॉलेज खुले तो उसको फैसिलिटी भी वहाँ ही क्रिएट हो जाती है। कोई केस में उसको चेंज करना है कि वहाँ वो मेडिकल कॉलेज में अभी नर्सिंग कॉलेज है और आपने अभी सैंक्शन कर दी है, तो खास केस में उसको जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ना चाहेंगे तो हम उसको अनुमति देंगे। शशीर। एक जी, अभी कितनी खाली रह जाती हैं? कोई खाली नहीं रहती है, भर जाती है, उसकी डिमांड है ज़्यादा। उसमें एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज में 100 सीट मिलेगी, तो कुल मिला के 157 है तो 15,000 सीट ऐड होगी। शशीर। 15,700 सीट ऐड होगी। सर, शिशिर, हिंदू बिजनेस लाइन से। सर, मेरा सवाल ये है कि न्यू मेडिकल डिवाइस पॉलिसी में आप कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो किस तरह की जॉब क्रिएशन आप एक्सपेक्ट करते हैं सर? उसमें मेडिकल डिवाइस में आज भी ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई भी आती है और उसमें इन्वेस्टमेंट लगातार होता ही जा रहा है। 10%
से 12% तक प्रति वर्ष इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता है और आने वाले दिनों में उसका और ग्रोथ हो और इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। सुभाष। Sir, with regard to this medical device policy, is there a target of reducing the import dependence by 2047? You said that वर्तमान समय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम 100% इम्पोर्ट पर डिपेंड नहीं कर पाएंगे। इन अ ग्लोबलाइजेशन टाइम हमें कहीं एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कहीं इंपोर्ट भी करना पड़ता है, लेकिन हम हमारी मिनिमम क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, मेजर रिक्वायरमेंट हमारे देश में ही पूरी हो, ऐसा प्रयास के भागरूप ये पॉलिसी है। and on this nursing colleges, this will be a totally centrally funded program, or states will also be pitching in with? हम 10 करोड़ देंगे, उसके अलावा इन्वेस्ट करना है, उसको और फैसिलिटी क्रिएट करना है। एक उसका वो बनेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार हम पैसा देंगे, और ज़्यादा ऐड करना है तो राज्य सरकार भी ऐड कर सकती है। मनसुख भाई, आपने जो 157 कॉलेजेस का अनाउंसमेंट किया है, उसमें कुछ बड़े राज्यों के ब्रेकअप मिल पाएंगे जहां पे कॉलेजेस एस्टैब्लिश होंगे? सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों में एस्टैब्लिश होंगे? सभी राज्यों में जिस तरह से उसको मेडिकल कॉलेज दी गई है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज दी गई है, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज किए तो उसको 23 मिलेगी। वैसे ही सभी राज्यों को, यूपी को उन्होंने भी सभी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने तो ज़्यादा कर दिया, 26 कर दिया है, तो 26 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज मिलेगी। वैसे जिस स्टेट ने जितनी MBBS की कॉलेज चालू की है, मेडिकल कॉलेज चालू की है, इतनी ही उसको नर्सिंग कॉलेज दी जाएगी। चोपड़ा। सर, आपने बोला इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में ये पॉलिसी ली आई जा रही है, लेकिन इसके लिए क्या PLI कोई नई PLI स्कीम भी इंट्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट इन द कमिंग? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी PLI स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है, PLI 1 और PLI 2, और उसका एक पार्ट था कि हम देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए। एक हम हिमाचल बना रहे हैं, दूसरा यूपी में, तीसरा गुजरात में, चौथा आंध्र प्रदेश में। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क ऑलरेडी सैंक्शन लास्ट ईयर में हो चुका है। उसके लिए कई ऐसी देश की रिक्वायरमेंट वाली जनरल मेडिकल डिवाइस थे, लेकिन देश में नहीं बनता था, डिमांड ज़्यादा थी। मेमोग्राफी मशीन, स्कैनिंग मशीन, ऐसे कई टाइप के मशीन था देश में, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने के बाद भी इम्पोर्ट पर हम डिपेंडेंट्स थे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे 26 मेडिकल डिवाइस के लिए हमने PLI सैंक्शन किया था, उसमें से 19 मेडिकल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी देश में स्टार्ट हो चुका है। भविष्य में ऐसे ही आवश्यकता होगी, अभी आवश्यकता थी तो PLI लाए, मेडिकल डिवाइस पार्क लाए, वैसे मेडिकल डिवाइस पॉलिसी लाए, ताकि एक सनराइज सेक्टर, जो समय पर हम इनिशिएटिव ले लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। जब IT सेक्टर आया तब हमने समय पर देश ने इनिशिएटिव लिया था, आज हम IT पार्क का हब बन गए। वैसे देश में मेडिकल डिवाइस के लिए इकोसिस्टम बनानी है, अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए मेडिकल डिवाइस पॉलिसी की आवश्यकता लगी, तो भी हम लेके आए। भविष्य में ऐसा कोई स्टेप लेने की आवश्यकता होगी तो समय समय पर हम लेते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन तरुण। सिंगल विंडो अप्रूवल का प्रपोजल दिया गया था, तो क्या जो आज इट इज वन पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी, ओके, ये पार्ट है ही। सेकेंडली सर, जिस 19 मैन्युफैक्चरिंग जिस डिवाइसेस की हो रही है, तो उसमें क्या इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का कोई प्लान, कोई प्रपोजल सर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन जो हम देश में अभी बना पा रहे हैं और जिसका सेल हम कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली? उसमें 2 चीज़ है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या हम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं, और जब एक्सेस इंपोर्ट होके हमारी इंडस्ट्रीज़ को नेगेटिव इफेक्ट करता हो, वैसी स्थिति में फिनांस मिनिस्ट्री उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है।
तो हर ये सब मेडिकल डिवाइस हो, एपीआई हो, हर बजट के पहले और कई एसेंशियल मेडिसिन हो, उसके ऊपर डिटेल स्टडी होता है। क्या करना चाहिए, कैसी स्थिति है वर्ल्ड वाइड, इंडिया की क्या स्थिति है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको देखते हुए उनमें से कई रास्ता निकलता है। उसमें से ही हमें आवश्यकता लगी थी कि हमें मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, हमें पीएलआई स्कीम लानी चाहिए। तो जब हम पीएलआई स्कीम लाए फार्मा सेक्टर में, तब हमने उसमें से हमें निकला कि एपीआई कई ऐसे है, 53 एपीआई ऐसे निकल आए थे जो एपीआई 98% एबव हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट्स थे। और ये इम्पोर्ट पर कभी कोई गड़बड़ हुई तो देश की फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव इफेक्ट आएगी, और फॉर्मुलेशन पर नेगेटिव इफेक्ट आएगी तो देश की रिक्वायरमेंट पर और एक्सपोर्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगी। तो उस वक्त हमने इनिशिएटिव लिया था इमीडिएटली और पीएलआई 1 स्कीम लेके आए थे, और आज वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है। कई एपीआई देश में मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो गया, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई, देश का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। वैसे उसके बाद हमने तय किया कि हमें ऐसा नहीं, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करना है और एग्रेसिवली जाना है, सस्ता माल दुनिया में हमें बेचना है। तो पीएलआई 2 लाए 15,000 करोड़ की, और पीएलआई 2 से हमने बड़ी इंडस्ट्रीज को भी अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आइए ये इंडिया में बनाइए और दुनिया में बेचिए। तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता मिली है पीएलआई दोनों स्कीम में। समय समय पर हम एक्शन करते जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइस के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें राज्यों की भूमिका भी होगी। तो राज्य किस तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस में आएंगे? क्या वो कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा जहां पे राज्य सरकारें भी एक ही साथ क्लियरेंस दे देंगी? उसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा एप्लीकेशन तो उसको स्टेट में ही करनी होती है, लेकिन पोर्टल सेम हो तो स्टेट में एप्लीकेशन आई, ऑटोमेटिक सेंट्रल में आ गई। सिंगल विंडो सिस्टम में बहुत सफलता मिली है और इंडस्ट्रीज़ उससे अट्रैक्ट भी होती है, और उसमें हमें एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ को क्या दिक्कतें होती है वो हमारे सामने रहती है। कहाँ है फाइल उसकी, कहाँ आगे बढ़ी, कौन सी अप्रूवल चाहिए थी, कितनी अप्रूवल मिली, कितनी अप्रूवल नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, वो आंसरेबल रहते हैं सब लोग, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम उपयोगी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स। इंग्लिश में बोलना है, ये उसको पूछो। सर, friends, today the cabinet and the CCA met under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and cabinet approved the policy for the medical device sector. If you remember, in the PLI scheme and the medical device policy, already 4 such proposal has been sanctioned in the past for Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. That is already attracting investment. How it is going to help? Today we are totally dependent on the import of medical devices. Approximately 75 to 80% medical devices are imported. Now with this scheme, we will enhance our manufacturing capacity, and our share in the global market today stands at 1.5%. In the next 25 years will reach 12%. And as of today, the market is of 11 billion, and we are targeting it to take it to 50 billion US dollars in the next 5 years. तो 90,000 करोड़ से 4.5 लाख करोड़ तक इस मार्केट को ले जाने का काम है. So this will create a lot of jobs in the country and also cut down our dependence on others and give boost to the Atmanirbhar Bharat and the Make in India program. Secondly, as you know, Prime Minister Modi's government in the last 8.5 years has opened many medical colleges across the country, making good quality medical education available in India. A record number of colleges have been opened, and today a decision has been taken to open 157 new nursing colleges. Each college will get 10 crore rupees.
the total cost of this project for the Government of India will be 1,570 crore rupees. Total number of nursing seats will be available 15,700, and the quality will be as per the global benchmark. And this will help to cater to the need of India and also help India. If you look in the past, in various parts of the world, Indian nurses are doing a brilliant job. And with these number of increase in seats, 15,700, it will help us to cater to the medical sector locally and globally as well. So all I can say is it will balance the current market share. Market share means the number of colleges in the southern India is about 40% of the total number of seats. And whereas states like Bihar, Jharkhand and other states, Uttar Pradesh and Rajasthan, didn't have that number of nursing colleges. So they will get the advantage where they have opened many such medical colleges like UP 26 and 23 in Rajasthan and such other states. They will get a lot of nursing colleges, and this policy will benefit them